Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocab Grammar. You learn English with easy lessons. In this lesson, we're going to learn the difference between gerund, infinitive and participles. ये बहुत important grammar के concepts हैं. इनको समझना बहुत important है. इनको हम non-finite verbs भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि gerund, infinitive और participles जो है ये होते तो verb ही हैं. लेकिन क्या होता है कि ये sentence के अंदर verb की तरह behave नहीं कर रहे होते हैं. इसलिए इनको non-finite verbs बोला जाता है. तो इनका आज कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि कब हम किसी वर्ब को जीरेंड बुलाएंगे, कब हम किसी वर्ब को इन्फिनेटिव बुलाएंगे, कब हम किसी वर्ब को पार्टिसिपल बुलाएंगे और उनके क्या फंक्शंस होते हैं सेंटेंस के अंदर। आप में से जो भी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की, तो ये कॉन्सेप्ट समझना सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस जो है वो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आते हैं। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जीरेंड को समझते हैं कि जीरेंड क्या होता है। देखिए, जीरेंड वो वर्ब्स होते हैं जो आईएनजी फॉर्म में होते हैं लेकिन वो सेंटेंस के अंदर एक्ट एज ए नाउन करते हैं। ठीक है, मतलब वो सेंटेंस के अंदर नाउन की तरह बिहेव करेंगे लेकिन होता वो वर्ब ही है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है जिसको हम V4 कहते हैं। ठीक है, जैसे और ये क्या करते हैं, ये तो यहाँ सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होगा क्योंकि नाउन या तो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो जब हम जीरेंड को भी एज ए नाउन किसी सेंटेंस में इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वो या तो वो सब्जेक्ट होगा या वो ऑब्जेक्ट होगा या ये जो जीरेंड है एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेंटेंस के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। बताती हूँ इसको कि ये इसका क्या मतलब है। ठीक, चलिए आप एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे देखें, ये पहला वर्ड है हमारे पास स्विमिंग। स्विमिंग जो है हम सबको मालूम है कि ये वर्ब है। स्विम का V4 है। ठीक है, स्विम के साथ अगर आप आईएनजी का इजाफा कर दें तो स्विमिंग बन जाता है, ही इज स्विमिंग। जब हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि वो स्विमिंग कर रहा है, वो तैराकी कर रहा है, वहां पर तो वो एज ए वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इस सेंटेंस में देखें ये कैसे हो रहा है, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर ये नहीं है कि कोई एक्शन जो है वो टेक प्लेस हो रहा है, नहीं, कि ही इज स्विमिंग में तो एक एक्शन हो रहा है ना, ये एज ए वर्ब ही इस्तेमाल हो रहा है कि वो स्विमिंग कर रहा है। लेकिन जब आपने ये कह दिया कि स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ तो इसका मतलब है कि तैराकी जो है, स्विमिंग जो है, ये हेल्थ के लिए अच्छी है। अब यहाँ पर स्विमिंग किसी एक्शन को नहीं बता रहा है, यहाँ पर स्विमिंग एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल है। तैराकी, तैराकी करना नहीं यहाँ पर बात हो रही है कि जैसे उस सेंटेंस में ही इज स्विमिंग में हम कह रहे हैं कि वो तैराकी कर रहा है, तो वहां पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पर आप देखें कि कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो इस वजह से स्विमिंग यहाँ पर चूंकि है ये वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है लेकिन यहाँ पर वो बिहेव नाउन के तौर पे कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अब स्विमिंग जीरेंड कहलाएगा। ये जीरेंड है। ठीक है, अब ये क्या है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। जाहिर बात है, सेंटेंस के स्टार्ट में है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, कि तैराकी जो है वो सेहत के लिए अच्छी। आप एक चीज जहन में रख लीजिएगा कि नाउन जो होता है किसी भी सेंटेंस में या तो वो सब्जेक्ट होगा उस सेंटेंस का या वो ऑब्जेक्ट होगा उस सेंटेंस का। ठीक, अब यहाँ पर देख लें, आई इंजॉय रीडिंग बुक्स। अब यहाँ पर रीडिंग को ले लीजिए, रीडिंग भी एक वर्ब है, रीड की आईएनजी फॉर्म है। रीड एक वर्ब है ना, पढ़ना, उसकी आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, अब क्या है कि ही इज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा है। अब वहां पर जब हमने वो सेंटेंस में बनाया तो वहां पर रीडिंग एक एक्शन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, वहां पर एक एक्शन बता रहा है कि भाई वो किताब पढ़ रहा है, एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है पढ़ने का। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे वो कह रहा है आई इंजॉय रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर रीडिंग जो है वो एक नाउन के तौर पर काम कर रहा है कि मुझे पढ़ना पसंद है। ठीक है, किताबें पढ़ना पसंद है, तो रीडिंग यहाँ पर क्या हो गया, जीरेंड हो गया, क्योंकि है तो ये वर्ब लेकिन बिहेव नाउन की तरह कर रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ पर जीरेंड बोलेंगे। और यहाँ पर ये सेंटेंस के अंदर एक ऑब्जेक्ट की तरह पर आया है। ठीक है, इसी तरह से आप ये देखिए, पेंटिंग, जो पेंटिंग है वो भी एक वर्ब है। ठीक है, पेंटिंग करना, ही इज पेंटिंग या शी इज पेंटिंग, वो पेंटिंग कर रही है, तो वहां पर तो वो जो है वर्ब के तौर पर इस्तेमाल है। लेकिन इस सेंटेंस में देखें, माय फेवरेट हॉबी इज, है क्या, पेंटिंग।
ठीक है। मुसव्वरी यहाँ पर जो है ये एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो गया है कि मेरी जो पसंदीदा हॉबी है वो पेंटिंग है, वो मुसव्वरी है, तो नाउन के तौर पर आ गया है। तो इस वजह से अब पेंटिंग यहाँ पर वर्ब नहीं रहा है, अब यहाँ पर वो जीरंड बन गया है। और वो कॉम्प्लीमेंट किसको कर रहा है? इज का, क्योंकि इसका जवाब दे रहा है कि माय फेवरेट हॉबी इज, अब वो क्या है, मतलब मेरी जो पसंदीदा हॉबी वो ये है क्या, अब उसका आंसर दे रहा है पेंटिंग, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ इज है। ठीक है जी। अब इसी तरह से आ गया ही इज गुड एट सिंगिंग। अब आप यहाँ पे देखिए सिंगिंग जो वर्ड है, वैसे तो होगा ही इज सिंगिंग या शी इज सिंगिंग, वो सिंगिंग कर रहा है या वो सिंगिंग कर रही है, गाना गा रहा है या गा रही है, तो वहां पर तो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो वहां पर तो ये वर्ब है। लेकिन यहाँ पर क्या बन गया है? ही इज गुड एट सिंगिंग, वो गाना गाने में बहुत अच्छा है। यहाँ पर देख लें, अब सिंगिंग कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, सिंगिंग यहाँ पर गाना गाना जो है उसको बता रहा है, तो नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो, तो यहाँ पर अब सिंगिंग जो है ये जीरंड बन गया है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि ही इज सिंगिंग या शी इज सिंगिंग, तो वहां पर चूंकि ये एक्शन को बता रहा है तो वहां पर वो वर्ब है उस सेंटेंस में, लेकिन यहाँ पर ये नाउन बन गया है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको जीरंड बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर जो जिरंड है वो prepositions के बाद भी आता है, एट preposition है, तो यहाँ पे preposition के बाद भी एक और एग्जांपल preposition वाली ले लें, जैसे कि they left without saying goodbye। ठीक है, सेइंग जैसे होता है ना, से का आईएनजी फॉर्म है, सेइंग से एक वर्ब है, तो क्या ही इज सेइंग दैट, हम इस तरह के जुमले बोल सकते हैं कि ही इज सेइंग दैट आई एम लीविंग, वो ये कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, इस तरह के, वहां पर तो सेइंग जो है एज ए वर्ब आ गया। ठीक, लेकिन जहां पर क्या आया? ही लेफ्ट विदाउट सेइंग, वो ये कहे बगैर, यहाँ पर अब ये जुमला बन गया, कहे बगैर, खुदा हाफिज कहे बगैर, गुड बाय कहे बगैर वो चला गया। तो यहाँ पर सेइंग जो है वो अब नाउन बन गया है, तो इसलिए जीरंड है। और जीरंड preposition के बाद भी आ सकता है, मतलब जीरंड क्या है? वो आपका सब्जेक्ट भी बन सकता है, वो आपका ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ जो सेंटेंस है वो भी बन सकता है। ठीक है, और वो एक preposition के बाद भी आ सकता है। ये उसकी प्लेसमेंट बता दी है कि जीरंड कैसे कैसे सेंटेंसेस में इस्तेमाल हो सकता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पर विदाउट जो जो है एट भी एक preposition है और विदाउट भी preposition, और उसके बाद जो है वो सेइंग आया है या सिंगिंग आया है, तो जीरंड आया है। तो आई होप कि जीरंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा जिनको नहीं समझ में आया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इन्फिनेटिव क्या होते हैं। देखिए इन्फिनेटिव होते हैं टू प्लस V1 जो होता है वर्ब, होता ये भी वर्ब है, मतलब टू के साथ जब वर्ब को हम एज ए नाउन सेंटेंस के अंदर या एज एन एडजेक्टिव या एज एन एडवर्ब इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो वो इन्फिनेटिव कहलाएगा। मतलब समझने में रिपीट कर देती हूँ, जब एक वर्ब जो होता है V1 फॉर्म में होता है और वो टू के साथ आ रहा है, ठीक है, टू प्लस V1 आ रहा है किसी सेंटेंस के अंदर, लेकिन वो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वो हो रहा है एज ए नाउन, एज ए एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब। जब वो नाउन बन रहा है किसी सेंटेंस के अंदर, बन एडजेक्टिव रहा है या एडवर्ब बन रहा है, तो वो इन्फिनेटिव कहलाएगा। और होता क्या है? ये V1 फॉर्म में वर्ब होता है, लेकिन वो टू के साथ आ रहा होता है, तो उसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। अब हम ले लेते हैं इसकी एग्जांपल्स। अब एज ए नाउन जब इन्फिनेटिव इस्तेमाल होगा उसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए जब हमने आईएनजी फॉर्म को बताया वर्ब की कि वो जब एज ए नाउन इस्तेमाल होगा तो वो क्या होगा? वो जीरंड होगा। लेकिन जब जो इन्फिनेटिव क्या होगा कि जब V1 टू प्लस V1 जो है वो एज ए नाउन आ गया किसी सेंटेंस के अंदर, तो अब वो जीरंड नहीं होगा, अब वो इन्फिनेटिव कहलाएगा। जैसे कि टू लर्न इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट, इंग्लिश सीखना इम्पोर्टेंट है। अब ये देखें यहाँ पर टू लर्न, सीखना, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, ये नाउन के तौर पे जो है ना बिहेव कर रहा है, टू लर्न। तो यहाँ पर ये सेंटेंस का एक तो सब्जेक्ट भी है और अब ये इन्फिनेटिव है। इसी तरह से देख लें, आई वॉन्ट टू विजिट पेरिस, मैं पेरिस जाना चाहता हूँ या मैं पेरिस को विजिट करना चाहता हूँ या पेरिस घूमना चाहता हूँ, जो भी आप इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो टू विजिट है वो भी एज ए
नाउन इस्तेमाल हो रहा है इस सेंटेंस के अंदर, मतलब मैं जाना चाहता हूँ। यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, वो वांट है, मैं चाहता हूँ, ठीक है, मेन वर्ब ये है। उसके बाद क्या है, टू विजिट, जाना, नाउन है ये, ठीक है, नाउन बन गया है ये। आप पेरिस कह ले, कोई भी जगह आप अपनी यहाँ पर बोल दीजिए कि मैं वहां जाना चाहता हूँ या उस जगह को घूमना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये टू विजिट जो है, अब यहाँ पर इन्फिनेटिव कहलाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर एज ए नाउन इस्तेमाल हो रहा है इस सेंटेंस के अंदर। अब आ जाते हैं, हमने देखना है कि जब इन्फिनेटिव जो है वो एडजेक्टिव के तौर पर किसी सेंटेंस में आ जाए। अब पहले हम समझ लेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव जो होता है वो एक नाउन को मॉडिफाई करता है। नाउन को मॉडिफाई करने का क्या मतलब, कि उस सेंटेंस के अंदर जो नाउन होगा उसके बारे में कोई ना कोई हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा, कोई ना कोई अब एक्स्ट्रा बात हमको उस नाउन के बारे में बता रहा होगा। तो जो भी वर्ब उस नाउन के बारे में, वर्ड जो है उस नाउन के बारे में बताता है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। अब जो टू प्लस वी वन फॉर्म जो है, वो किसी भी नाउन के बारे में हमको किसी सेंटेंस के अंदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा होगा तो हम उसको एडजेक्टिव कहेंगे। मतलब वो कोई एक्शन परफॉर्म करने की बात नहीं कर रहा होगा, वरना देखिए ना, लर्न और विजिट ये तो वर्ब्स हैं, लेकिन देख लो उन दोनों पहली जो जो दोनों एग्जांपल्स हैं उसमें वो कोई एक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बारे में नहीं कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बल्कि वो एक स्टेट बता रहे हैं। तो इस वजह से वो नाउन बन गए हैं। अब कोई नाउन सेंटेंस के अंदर कोई और होगा, और जो टू प्लस वी वन है वो उस नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे, तो आप कहेंगे कि अब ये एडजेक्टिव बन गया है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से ये देख लेते हैं, शी हैज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। अब यहाँ पर देखिए, जो वर्क है, वर्क एक नाउन है, काम, ठीक है, काम एक नाउन होता है। अब ये वर्क के बारे में कुछ हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उसके पास बहुत ज्यादा काम है। अब वो काम के बारे में क्या, टू डू, करने वाला, ठीक है, टू डू क्या हो गया, करने वाला। अब चूंकि वर्क के बारे में उसने हमको बताया है तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो टू डू जो है यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर चूंकि बिहेव कर रहा है, तो हम इसको यहाँ पर इन्फिनेटिव कहेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कि जब एडवर्ब के तौर पर जो है वो कर रहा होता है। एडवर्ब क्या होता है, वो किसी ना किसी वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, ठीक है। वर्ब किसी भी सेंटेंस के अंदर क्या होता है, जो किसी एडवर्ब किसी सेंटेंस के अंदर वो होता है जो किसी वर्ब के बारे में हमको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होता है। अब इसकी एग्जांपल के तौर पर मैंने लिख दिया कि आपको समझ में से आ जाएगा कि जब किसी वर्ब जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है सेंटेंस के अंदर, अगर उसका वाई या हाउ का आंसर दे रहा है ना, जो भी इन्फिनेटिव फॉर्म है, हमारे पास टू प्लस वी वन है, तो वो इन्फिनेटिव कहलाएगा और वो उस सेंटेंस के अंदर एडवर्ब के तौर पे बिहेव कर रहा होगा। जैसे ये सेंटेंस देख लीजिए, ही केम हेयर, वो यहाँ पर आया। अब यहाँ पर देख ले, क्यों का जवाब दे रहा है अगला अगला जो सेंटेंस बनेगा। ही केम हेयर, वो यहाँ पर आया, क्यों आया, वाई, क्यों आया वो, टू हेल्प अस, हमारी मदद करने के लिए। अब हेल्प देख ले, एक वर्ब है, लेकिन वो टू के साथ जब हेल्प आ रहा है तो इन्फिनेटिव बन रहा है, और वो किस चीज के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, केम के बारे में। क्या है, कम एक वर्ब है, उसके बारे में कि किस वजह से वो आया है। देखिए मैंने आपको कहा कि ये हमेशा आपको वाई या हाउ का जवाब दे रहा होगा सेंटेंस के अंदर, तो यहाँ पर ये वाई का जवाब दे रहा है। ही केम हियर, वो यहाँ पे क्यों आया है, टू हेल्प अस, हमारी मदद करने के लिए। तो यहाँ पर टू हेल्प जो है ये एडवर्ब है, क्योंकि बता किसके बारे में रहा है, किसके बारे में कुछ हमको एक्स्ट्रा बता रहा है, कम के बारे में। केम जो उसकी सेकंड फॉर्म हमने यूज किया, ठीक है। ही केम हेयर, वो यहाँ आया, टू हेल्प अस, हमारी मदद करने के लिए। अब यहाँ पर आपके जहन में सवाल आएगा बेयर इन्फिनेटिव के बारे में, ठीक है, क्योंकि बेयर इन्फिनेटिव जब मैं इसको जो डिटेल में मैं समझाऊंगी, जब इन्फिनेटिव की फॉर्म्स के ऊपर मैं एक्स्ट्रा मतलब एक पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगी, वहां पर आपको समझाऊंगी। कुछ लोगों के जहन में आएगा मैम बेयर इन्फिनेटिव पे क्या होता है, वो टू के बगैर जो है वो वर्ब आ रहा होता है, उसको डिटेल में बताऊंगी। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जैसे मोडाल वर्ब्स होते हैं, कैन, कुड, शुड, उनके साथ कभी भी हम टू इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो फिर उनके साथ आने वाला जो वर्ब होता है वो टू के बगैर आएगा और वो बेयर इन्फिनेटिव कहलाएगा। जिनको समझ में नहीं आई है वो कंफ्यूज मत हो, बेयर इन्फिनेटिव के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बाद में बनाऊंगी। अभी सिर्फ आप फोकस कीजिए कि इन्फिनेटिव का जो कॉन्सेप्ट है कि ये क्या होता है। इन्फिनेटिव
टू प्लस वी वन होता है और वो किसी भी सेंटेंस के अंदर या तो नाउन बन रहा होता है या एडजेक्टिव बन रहा होता है या एडवर्ब बन रहा होता है, तो हम उसको इन्फिनेटिव कहेंगे। ठीक है, आई होप कि इन्फिनेटिव समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम पार्टिसिपल के ऊपर। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? देखिए, पार्टिसिपल्स जो होते हैं ना, ये ये भी वर्ब्स होते हैं। वी की आईएनजी फॉर्म जो होती है, वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है और वर्ब की जो वी थ्री फॉर्म होती है, दोनों ही पार्टिसिपल कहलाते हैं जब किसी सेंटेंस के अंदर वो दोनों ही एडजेक्टिव बन रहे हो। मतलब वी प्लस आईएनजी किसी सब्जेक्ट जिसको हम मतलब वी फोर बोलते हैं शायद, ठीक है, वी फोर जो होता है वो अगर किसी सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव बन जाए तो वो पार्टिसिपल कहलाएगा। हमने जीरन क्या पढ़ा था कि वी प्लस आईएनजी फॉर्म ही होती है किसी की, लेकिन वो वर्ब वो सेंटेंस के अंदर नाउन बन रहे होते हैं। जब वो नाउन बनेगा तो जीरन कहलाएगा, लेकिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसी सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव बन जाएगी तो वो पार्टिसिपल कहलाएगी। और इसी तरह वी थ्री भी जब किसी सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव बन जाएगा तो वो भी पार्टिसिपल कहलाएगा। अब जहन में रखिएगा कि ये दो इसकी टाइप्स होती हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। जब वी प्लस आईएनजी होता है और वो एडजेक्टिव बन रहा है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा, और जो वी थ्री होता है वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। अभी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को पढ़ते हैं और ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, और ये क्या बता रहे होते हैं किसी सेंटेंस के अंदर, एक मतलब यूज टू डिस्क्राइब एन ऑन गोइंग एक्शन, एक चलते हुए एक्शन को बता रहे होते हैं, लेकिन एडजेक्टिव के तौर पे बता रहे। अभी मैंने एडजेक्टिव आपको पीछे बताया क्या होता है, वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है। देखिए जरा यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, लुक एट द स्माइलिंग बेबी। बेबी क्या है यहाँ पर, एक नाउन है, बच्चा जो है नाउन है। अब नाउन के बारे में हमें एक वर्ड जो है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो क्या है, स्माइलिंग, मुस्कुराता हुआ। अब ये जो मुस्कुराता हुआ है ये ऑन गोइंग एक्शन है, लेकिन चूंकि ये बेबी जो नाउन है उसके बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव बन गया है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो अब चूंकि जब सेंटेंस के अंदर वी फोर जो है वो एडजेक्टिव बन जाए तो वो क्या कहलाता है, वो पार्टिसिपल कहलाएगा और वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। इसी तरह से ये सेंटेंस देखें, द रनिंग वाटर लुक्स फ्रेश। यहाँ पर देखिए वाटर क्या है, वो नाउन है, और उस नाउन के बारे में हमको क्या रन बता रहा है, रनिंग, बहता हुआ पानी। ठीक है, तो जब बहता हुआ पानी जो है उसके उसके बारे में मतलब वो मतलब ये वी फोर है, लेकिन चूंकि ये नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो ये एडजेक्टिव बन गया है यहाँ पर, और ये क्या कहलाएगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। अब आ जाते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल के ऊपर। पास्ट पार्टिसिपल जैसे मैंने आपको पहले बताया वी थ्री होता है, मतलब जो वर्ब होता है उसकी थर्ड फॉर्म होती है, और ये पैसिव वॉइस में आते हैं ये सेंटेंसेस, और ये क्या बता रहे होते हैं, कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बता रहे होते हैं, लेकिन ये भी एडजेक्टिव होता है। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल्स देख लें, द ब्रोकन विंडो नीड्स टू बी फिक्स्ड। अब यहाँ पर विंडो देख लें, विंडो नाउन है, अब विंडो के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है, ब्रोकन, टूटी हुई, मतलब कोई ऐसा एक्शन है जो कंप्लीट हो गया, टूटने का जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वो विंडो के बारे में एक्स्ट्रा हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, टूटी हुई विंडो, टूटी हुई खिड़की। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, एडजेक्टिव है यहाँ पर, तो ये क्या बन गया, ये पास्ट पार्टिसिपल बन गया। सेकंड एग्जांपल क्या है, अ रिटन एग्जाम इज रिक्वायर्ड, लिखा हुआ एग्जाम, मतलब लिख कर जो दिया जाए। ठीक है, कोई भी चीज, या रिटन नोट इज रिक्वायर्ड या रिटन लेटर इज रिक्वायर्ड, कुछ भी। अब नोट हो गया, एग्जाम हो गया, लेटर हो गया, ये सारे नाउन्स है, और उनकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है, रिटन, लिखा हुआ, मतलब जुबानी कलामी नहीं चाहिए, लिखा हुआ चाहिए। ठीक है, तो अब ये जो लिखा हुआ है ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव बन गया और ये पास्ट पार्टिसिपल बन गया। तो आई होप कि आपको तीनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं जीरेंस के, इन्फिनेटिव्स के और पार्टिसिपल के, ये आपको समझ में आ गए होंगे। इसकी बाद में जो टाइप्स होती हैं, जो इसकी जो एक्स्ट्रा और इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपको बाद में वीडियोस बनाऊंगी। इन्हीं से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं समझ में आया है, मैं उसको एक्सप्लेन करूँ, तो आप नीचे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियोज़ उनके ऊपर आएगी, उन टॉपिक्स पे आएंगे। तो आई होप कि इनके जो बेसिक जो है कॉन्सेप्ट वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आई विल सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।